हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आज हम अपने नए चैप्टर फार्मेसी एक्ट 1948 के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो फार्मेसी एक्ट 1948 है वो हमारे देश में कब लेके आया गया, इसको लागू करने के क्या रीज़न थे, ऐसे क्या कारण थे कि इस एक्ट को बनाया गया, साथ ही इसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव और जो इसकी रेगुलेटिंग बॉडी है पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके बारे में जो है हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए अपने इस नए लेक्चर को जो है स्टार्ट करते हैं। अब इस एक्ट को पढ़ने से पहले इस एक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा जो है स्टडी कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1948 से पहले हमारे देश में जो है ब्रिटिशर्स का जो है यहाँ पे रूल था। ब्रिटिशर्स यहाँ पे शासन करते थे। तो उस समय कोई भी पर्सन जो थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखता था फार्मेसी के बारे में, कंपाउंडिंग के बारे में, उनकी मिक्सिंग के बारे में, तो वो जो है फार्मेसी के प्रोफेशन में आ जाता था और अपनी मर्जी से उसकी कंपाउंडिंग करता था, उसकी डिस्पेंसिंग करता था, मेडिसिन बनाता था, उनको बेचता था, मैन्युफैक्चर करता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी रेगुलेटिंग बॉडी नहीं थी उस टाइम पर कि इन सभी जो अनएथिकल और इलीगल जो डिस्पेंसिंग हो रही है, मेडिसिन की बनाई जा रही है, तो उसको कंट्रोल कर सके, उसके ऊपर लगाम लगाई जा सके। तो इस तरह की कोई भी गवर्निंग बॉडी हमारे देश के अंदर नहीं थी। और उस समय जो अधिकतर जनता थी उन सबका विश्वास जो है आयुर्वेदिक और यूनानी जो सिस्टम था हमारे देश का, तो उसी पर ही अभी चला आ रहा था। सारे लोग जो है अपना इलाज, लगभग अधिकतर लोग आयुर्वेदिक और यूनानी जो मेडिसिन सिस्टम था उसी से ही करते आ रहे थे। और इसका जो ज्ञान था, जो इसकी नॉलेज थी, वो जनरेशन टू जनरेशन जो है जो दी जा रही थी। मतलब एक जनरेशन से लेकर के दूसरी जनरेशन को जो है पास कर दी जा रही थी और यही आगे बढ़ता जा रहा था। इसी तरीके से सिस्टम चलता चला आ रहा था। और जो जहाँ पर एलोपैथिक जो मेडिसिन्स दी भी जाती थी, तो ये हमारी पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी नहीं, और बहुत कम या लिमिटेड अमाउंट में जो है लोग इसके बारे में जानते थे, इनकी कंपाउंडिंग के बारे में जानते थे। और जो डॉक्टर इनको प्रिस्क्राइब करते थे, जो डॉक्टर अपने मरीजों को देते थे, तो वो भी अपने क्लिनिक के ही अंदर इनको बनाते थे। और बनाने वाले लोग जो है कंपाउंडर कहलाते थे। वे कंपाउंडर किसी डॉक्टर की क्लिनिक में, उसके डिस्पेंसरी में इसको फॉर्मुलेट करते थे। फॉर्मुलेट करने के बाद डायरेक्ट जो उनके पेशेंट थे उनको जो है दे दिया करते थे। तो इस तरीके से कोई भी पर्सन जो थोड़ा बहुत भी मिक्सिंग के बारे में, कंपाउंडिंग के बारे में जानता था, वो किसी भी डॉक्टर के अंडर में काम करता था और उसको एज अ कंपाउंडर नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद हमारा देश जो है 1947 में 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद अब ये देखा गया कि अभी भी इस तरीके की जो इलीगल एक्टिविटी की जा रही है। बहुत सारे लोग जो है अशिक्षित लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, दवाओं को जो है बल्क उसमें ख़रीद करके और अपने घरों में ही इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसकी डिस्पेंसिंग कर रहे हैं और बेच रहे हैं इलीगल तरीके से। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इस तरफ ध्यान दिया और उसके बाद जो है इसका पूरा सर्वे किया गया। सर्वे करने के बाद फिर इसको हमारे जो संसद है उसमें पेश किया गया, और पेश करने के बाद 4 मार्च 1948 को इस एक्ट को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। अब इस एक्ट के लागू होने के बाद इसने हमारे जो मेडिसिन सिस्टम था, हमारे देश का जो मेडिसिन सिस्टम था, उसको एकदम बदल के रख दिया। इसके लागू होने के साथ ही जो भी लीगल तरीके से जो पर्सन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे वो सब एकदम उनके ऊपर रोक लग गई थी। और एक ऐसे जो प्रोफेशन का उदय हुआ या ऐसा प्रोफेशन डेवलप हुआ जो कि स्किल्ड पर्सन था, जिसको सभी दवाओं के बारे में, जो भी मेडिसिन थी उनके बारे में एक अच्छी जानकारी भी थी। उनको कैसे बनाया जाना है, उनको कैसे डिस्पेंस किया जाना है, कैसे स्टोर करना है और अपने पेशेंट को कैसे देना है उनको। तो जो भी पर्सन ने इन सभी चीज़ों में, इन सभी एक्टिविटी में जो शामिल थे, उनको क्या कहा गया? फार्मासिस्ट। तो उनको फार्मासिस्ट बोला गया। यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स की लिस्ट दी हुई है कि समय समय पर फार्मेसी एक्ट में कौन कौन से जो है कुछ बदलाव किए गए हैं। तो इस सारे बदलावों के बारे में हम अपने आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे। अब देख लेते हैं कि फार्मेसी एक्ट के अंदर क्या क्या डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स थे। जिसके अंदर पहला है टू रिस्टोर द फार्मेसी प्रोफेशन इन इट्स ड्यू प्लेस इन द हेल्थ सर्विस। यानी जो भी इलीगल पर्सन फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर आए थे और आने के बाद जितना इन लोगों ने हेल्थ की सर्विस को, फार्मेसी के प्रोफेशन को, इसके स्तर को जो है नुकसान पहुंचाया है, उन सभी को रोक करके, उनकी पहचान करके इनको रोका जाए। और रोकने के बाद जो फार्मेसी प्रोफेशन था उसके स्टेटस को दोबारा से रिस्टोर किया जाए। उसके बाद रेजिंग द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया।
अब इन सब को करने के बाद जो फार्मेसी का स्टेटस है उसको पूरे भारत में उसका स्तर को ऊंचा किया जाए, मजबूत किया जाए, बढ़ाया जाए। फिर टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। उसके बाद जितने भी पर्सन फार्मेसी से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो उन सब के लिए एक अच्छा स्किल्ड एनवायरनमेंट तैयार करना, उनको प्रैक्टिस देना और उनके एजुकेशन का जो भी सिस्टम है उसको डेवलप करना थ्रू आउट इंडिया। ठीक है। टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग थ्रू आउट इंडिया। सिंपल सा है कि फार्मेसी से रिलेटेड जो भी कॉलेजेस हैं तो उनके अंदर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो प्रोविज़न है उनके आधार पर ही उनके जो सिलेबस है, जो उनकी गाइडलाइंस है, उन्हीं के आधार पर वहाँ पे एजुकेशन दी जाए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर उनको एक्सपेरिमेंट किए जाए और एक स्किल्ड, एक डेवलप्ड जो पर्सन है वहाँ से जो है निकले और निकलने के बाद अपने देश के जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सर्विस है, उसके अंदर अपना योगदान कर सके, तो इसके स्तर को भी बढ़ाया जाए। फिर टू मेंटेन कंट्रोल ओवर पर्सन एंटरिंग द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, यानी जो भी पर्सन या जो भी व्यक्ति फार्मेसी के अंदर आ रहा है और आने के बाद अपनी सेवाएं दे रहा है, तो उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग करना कि एक्चुअली में वो पर्सन आने के बाद कर क्या रहा है, उसके ऊपर पूरा जो है सर्विलांस करना, उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करना, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव रहा है। फिर टू प्रोटेक्ट द हेल्थ सर्विस या टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, यानी जो भी सामाजिक स्वास्थ्य है या जो लोगों की स्वास्थ्य है उसकी देखभाल करना, एक सेफ गार्ड की तरह एक्ट करना, ये भी एक फार्मेसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मेडिसिन का जो है यूज़ प्रॉपर तरीके से किया जाए, एक जो एजुकेटेड और स्किल्ड जो फार्मासिस्ट है उसकी देखरेख में ही मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाए, कंपाउंडिंग की जाए, डिस्पेंसिंग की जाए। फिर जो लोग अपनी मर्जी से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं या ड्रग का एब्यूज़ करते हैं, तो वो भी फार्मासिस्ट के द्वारा, स्किल्ड पर्सन के द्वारा रोका जाए। अपने देश के अंदर जो है ड्रग एब्यूज़ ये न होने पाए। नशीली या जो ऐसी दवाएं जिनका यूज़ करके लोग एडिक्टिव हो जाते हैं, तो उन सभी चीज़ों की रोकथाम करना भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। अभी तक आपने जाना कि फार्मेसी एक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ऐसे क्या रीजन थे जिसकी वजह से इस एक्ट को हमारे देश में लाया गया, इसके क्या मुख्य उद्देश्य थे। अब इन सब के बाद हम बात कर लेते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या पीसीआई के बारे में। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा 1949 में किया गया। उसके बाद से ही हर 5 साल में इसको दोबारा से पुनर्गठित किया जाता है, यानी हर 5 साल में इसके जो मेंबर हैं, जो इसके अंदर जो मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं या जो जितने भी मेंबर्स हैं, वो हर 5 साल के में दोबारा चुने जाते हैं। ठीक है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हमारे देश में मुख्य रूप से फार्मेसी एजुकेशन, फार्मेसी प्रैक्टिस और जो फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कोई भी पर्सन जो फार्मेसी के प्रोफेशन में आना चाहता है, तो उसकी जो एजुकेशन है, जो उसकी फार्मेसी एजुकेशन है, वो कैसी होनी चाहिए, उसका सिलेबस कैसा होना चाहिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन एजुकेशन के बाद उसकी ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, और ट्रेनिंग के बाद किसी फार्मासिस्ट का स्टेट रजिस्टर या सेंट्रल रजिस्टर के अंदर जो नाम है उसका एंट्रेंस कैसे किया जाए, तो इन सब के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है रिस्पॉन्सिबल है। अब हम बात कर लेते हैं पीसीआई के गठन के बारे में। तो पीसीआई का जो गठन है उसके अंदर 3 तरह के अलग अलग लोग शामिल होते हैं, जिसके अंदर पहला आपका इलेक्टेड मेंबर, दूसरा आपका नॉमिनेटेड मेंबर और थर्ड आपका है एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो चलिए इन सब के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहला आपका आता है इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर के अंदर पहला पॉइंट है आपका 6 मेंबर्स इलेक्टेड बाय यूजीसी फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन, यानी यूजीसी या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी से, पूरे देश भर की जो यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ से जो बेस्ट जो टीचर हैं उनको इलेक्ट करता है ये पीसीआई के गठन के लिए। तो जो भी टीचर हैं, जो भी 6 टीचर हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट से पीएचडी या मास्टर्स की उनके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपका सेकेंड है 1 मेंबर इलेक्टेड बाय एमसीआई, यानी एक मेंबर जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा चुना जाता है। उसके बाद आपका थर्ड है 1 मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यानी एक सदस्य जो होगा आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल से चुना जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका बी आता है नॉमिनेटेड मेंबर। अब नॉमिनेटेड मतलब जो है ये सरकार इसको चुनती है, हम जैसे लोग जो है अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट से हैं, उनसे चुनते हैं।
तो इसके अंदर पहला आपका आता है 6 मेंबर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 6 सदस्यों का चुनाव करती है पीसीआई के गठन के लिए। और इन 6 सदस्यों के अंदर 6 सदस्यों में कम से कम जो 4% होंगे वो उनके पास डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, या उन वो पर्सन फार्मेसी की जो सब्जेक्ट है या फार्मेसी प्रैक्टिस है उनके बारे में उनके नॉलेज होनी चाहिए। तो इन 6 सदस्यों में से 4 सदस्य ऐसे होने चाहिए जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी है और उनको अच्छी खासी जानकारी है फार्मा फील्ड के बारे में। फिर आपका सेकेंड है वन रिप्रेजेंटेटिव ईच यूजीसी एंड एआईसीटी। अब कई कई किताबों में यूजीसी और एआईसीटी भी लिखा हुआ है, तो एक पर्सन जो यूजीसी या एआईसीटी को रिप्रेजेंट करता है वहाँ से चुना जाएगा। फिर आपका थर्ड है वन रजिस्टर्ड फार्मेसी ईच स्टेट और यूनियन टेरेटरी, यानी जितने भी हमारे देश के अंदर स्टेट हैं उन सभी स्टेटों से और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या यूनियन टेरेटरी बोल लीजिए, तो हर एक यूनियन टेरेटरी से और हर एक स्टेट से एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को चुना जाएगा और उसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में भेजा जाएगा, उसको नॉमिनेट किया जाएगा। उसके बाद आपका थर्ड आता है एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो मेंबर के अंदर वे पर्सन आते हैं कि जो भारत की टॉप मोस्ट जो पोस्ट है उनके अंदर वो काम कर चुके हैं। लाइक जैसे आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस हो गया और डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, और आपका थर्ड है आपका ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो ये जो 3 सदस्य हैं ये भारत की सबसे जो टॉप मोस्ट पोस्ट पे ये काम कर चुके हुए लोग होते हैं, और वहाँ से रिटायर होने के बाद जो है इनको वापस इसमें चुना जाता है ताकि जो इनका एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के आधार पर फार्मेसी के जो फील्ड है, जो फार्मेसी का प्रोफेशन है, उसको और मजबूत करने का प्रयास करें, नई नई गाइडलाइन बनाएं, नए नियम बनाएं। तो इन सब चीज़ों के चुनाव के लिए एक्स ऑफिशियो का भी जो है नॉमिनेशन किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका पहला आ जाता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, उसके बाद सेकेंड आपका डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, और थर्ड आपका है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के बाद आते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स। एग्जीक्यूटिव कमेटी या कार्यकारिणी जो समिति है उसके मेंबर्स। तो इसके अंदर जो इलेक्टेड मेंबर हैं, नॉमिनेटेड मेंबर हैं और एक्स ऑफिशियो मेंबर है, ये सब आपस में मिल करके एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 अलग अलग सदस्य को चुनते हैं आपस में। और ये सारे 5 सदस्य जो मेन फंक्शन है पीसीआई के वो उसको कैरी करते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है द काउंसिल शैल अपॉइंटेड अ रजिस्ट्रार एज अ सेक्रेटरी और अदर स्टाफ एंड सर्वेंट। मतलब काउंसिल जो है इन सभी मेंबर्स के अलावा एक रजिस्ट्रार को भी नियुक्ति करती है जो कि एक सेक्रेटरी की तरह वर्क करता है, और उसके अलावा अदर मेंबर और अदर सर्वेंट्स का भी जो है अपॉइंट करती है। और जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड मेंबर हैं और एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, ये सभी मेंबर 5 साल तक के लिए अपनी पोस्ट पे रहते हैं, अपने पद पर रहते हैं, और 5 साल के बाद ये दोबारा से चुने जाते हैं, या जो नए सदस्य अगर आए हैं तो उनको 5 साल के बाद चुन लिया जाता है। ठीक है, तो जो पुराने सदस्य हैं वो ये भी एलिजिबिलिटी रखते हैं, ये भी योग्यता रखते हैं कि अगर उनके 5 साल पूरे हो गए तो दोबारा अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं, उसके अंदर दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, या 5 साल के बाद अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा के अनुसार लिखित में अपना जो इस्तीफा है वो अपने अध्यक्ष को दे करके अपने पद से हट सकते हैं। ठीक है, और ऑल मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन और री नॉमिनेशन। जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी योग्यता रखते हैं कि वो दोबारा से चुने जाएं या दोबारा से उनको नॉमिनेशन किया जाए। तो अब आपने देख लिया कि पीसीआई का जो गठन है कैसे किया जाता है, कौन कौन इनके सदस्य हैं और उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं पीसीआई के डिफरेंट फंक्शन के बारे में, जिसमें पहला पॉइंट है टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग एज अ फार्मासिस्ट। यानी अगर कोई पर्सन फार्मासिस्ट बन करके हेल्थ सेक्टर के अंदर या मेडिसिन सेक्टर के अंदर काम करना चाहता है तो उसे फार्मासिस्ट बनने के लिए स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, किसी एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसका निर्धारण जो है पीसीआई करता है। फिर सेकेंड पॉइंट, फ्रेमिंग ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन प्रिस्क्राइबिंग द कंडीशन ऑफ फुलफिल बाय द इंस्टीट्यूशन। यानी अगर कोई कॉलेज पीसीआई से मान्यता लेकर के या अपना जो है फार्मेसी का कॉलेज चलाना चाहता है, वहाँ पे फार्मेसी की एजुकेशन देना चाहता है, तो उसको खोलने के लिए क्या नियम शर्तें, क्या प्रोविजंस हैं,
तो उसका निर्धारण जो है वो पीसीआई करता है। फिर टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एजुकेशनल स्टैंडर्ड थ्रू आउट द कंट्री, यानी जो भी एजुकेशनल के स्टैंडर्ड पीसीआई ने बनाए हैं, जो भी मानक स्तर जो है शिक्षा के लिए पीसीआई ने बनाए हुए हैं, उनका समान रूप से पालन पूरे देश के अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसका भी जो वेरिफिकेशन है ये पीसीआई अपने हिसाब से करता है। फिर इंस्पेक्शन ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन सीकिंग अप्रूवल अंडर द फार्मेसी एक्ट यानी वे सारे कॉलेज जिन्होंने फार्मेसी एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है और अपने यहाँ पर फार्मेसी की एजुकेशन दे रहे हैं, तो उन सभी कॉलेजेस का जो इंस्पेक्शन पीसीआई समय समय पर करता रहता है। ठीक है, और ये भी चेक करता है कि इन कॉलेजों के अंदर जो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ पर इस तरीके की सर्विसेज दी जा रही हैं, तो उस सब का भी वेरिफिकेशन जो है किया जाता है। छात्रों से भी, जो आपके स्टूडेंट हैं उनसे भी पर्सनली ये पूछ करके वहाँ पे इंस्पेक्शन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि टू अप्रूव द कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन फॉर फार्मासिस्ट। अगर सरकारी योजनाओं के अंतर्गत फार्मासिस्ट की नियुक्ति करनी है तो उसके लिए क्या सिलेबस होना चाहिए, किस तरीके से उसका एग्जामिनेशन प्रोसेस होना चाहिए, एग्ज़ाम के अंदर क्या पूछा जाना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, तो इन सब का जो निर्धारण है वो पीसीआई करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टू विड्रॉल अप्रूवल। इफ द अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी और एन अप्रूव्ड एग्जामिनेशन डज नॉट कंटिन्यू टू बी यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड, यानी अगर कोई भी कॉलेज जो नॉर्म्स दिए हुए हैं पीसीआई के एग्जामिनेशन कराने के लिए हो या फिर अपने कॉलेज को चलाने के लिए हो, या वहाँ पे जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो दिए जा रहे हैं पीसीआई के द्वारा उसको अगर फॉलो नहीं करता है, तो पीसीआई को ये राइट है, पीसीआई को ये अधिकार है कि वो उस कॉलेज से पीसीआई के अप्रूवल को विड्रॉल कर सकता है। उससे पीसीआई की जो मान्यता है किसी भी कॉलेज से, किसी भी इंस्टीट्यूट से, उस मान्यता को रद्द कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू अप्रूव क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड द टेरिटरी टू विच द फार्मेसी एक्ट एक्सटेंड, यानी कोई भी ऐसा भारतीय पर्सन जो भारत से बाहर किसी अन्य देश के अंदर फार्मेसी की एजुकेशन ले करके आया है और वो एजुकेशन फार्मेसी एक्ट के अंदर जो सिलेबस दिया हुआ है बिल्कुल वैसा ही है या उससे कुछ मिलता जुलता है, तो फार्मेसी या पीसीआई जो है उसको अपने यहाँ अप्रूवल दे सकती है और वो पर्सन किसी भी स्टेट का हो, वहाँ के स्टेट में जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपनी जो मेडिकल प्रैक्टिस है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट है टू मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। और पीसीआई जो है सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट को मेंटेन करता है, उसके अंदर जितने भी जो फार्मासिस्ट हमारे पास आउट होते हैं तो उनका नाम वहाँ पे उस लिस्ट के अंदर अपडेट किया जाता है। तो ये काम भी जो है पीसीआई का ये एक फंक्शन है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं कि एजुकेशन पैटर्न या डिजाइन ऑफ द एजुकेशन पैटर्न। तो पीसीआई क्या करता है कि पीसीआई का एक काउंसिल है एजुकेशन रेगुलेशन। एजुकेशन रेगुलेशन मिनिमम स्टैंडर्ड जो है प्रिस्क्राइब करता है किसी भी फार्मासिस्ट को बनने के लिए, कि उसके पास अगर वो फार्मासिस्ट बनना चाहता है तो उसके पास कम से कम कैसी योग्यता होनी चाहिए। तो उसके अंदर पहला आप देख सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द एडमिशन ऑफ द कोर्स, यानी अगर कोई पर्सन या कोई व्यक्ति फार्मेसी प्रोफेशन में आना चाहता है या फार्मेसी बी फार्म, डी फार्म या एम फार्म करना चाहता है, तो उसके लिए जो मिनिमम कम से कम जो शैक्षिक योग्यता है उसका निर्धारण जो है एजुकेशन रेगुलेशन करता है। और एजुकेशन रेगुलेशन फार्मेसी काउंसिल का ही एक पार्ट है। फिर उसके बाद जो फार्मेसी का या डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर इन फार्मेसी या मास्टर इन फार्मेसी, तो इसका जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम या जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग कैसा होना चाहिए, कितना समय का होना चाहिए, तो इसका भी जो निर्धारण है वो एजुकेशन रेगुलेशन करता है। फिर इक्विपमेंट एंड फैसिलिटी टू बी प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूशंस, यानी अगर कोई इंस्टीट्यूशन बी फार्म या फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी कोर्स अपने यहाँ चला रहा है तो उसके पास कैसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और उसके पास जो इक्विपमेंट होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, तो इन सब का भी निर्धारण जो है एजुकेशन रेगुलेशन करता है। फिर गिविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब जो एजुकेशन रेगुलेशन है वो जितने भी फार्मासिस्ट पास आउट हैं तो उनके लिए एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज कराता है और ये काम भी एजुकेशन रेगुलेशन का है। फिर होल्डिंग अप्रूव्ड एग्जामिनेशन। अब इन सब के सिलेबस के पूरा होने के बाद जो एजुकेशन रेगुलेशन है वो हर साल या जो इनका सेमेस्टर वाइज अगर है
तो उसके हिसाब से एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है। तो ये काम भी एजुकेशन रेगुलेशन का है। इसका जो लास्ट पॉइंट है, एजुकेशन रेगुलेशन अगर जो ऊपर के दिए हुए जो कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इस पॉइंट्स के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन करता है, कुछ भी चेंजेस करता है, या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए इन सारे जो पॉइंट्स हैं इनको अगर चेंज करता है, तो सबसे पहले वो उस स्टेट की जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसको इन्फॉर्मेशन देगा, और स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है उस स्टेट की गवर्नमेंट को इसके बारे में सूचना देगी, और स्टेट गवर्नमेंट इस जानकारी को पब्लिक गैजेट में छापेगी। इसके बाद हम बात करते हैं अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन और विड्रॉल ऑफ अप्रूवल। यानी कोई भी पर्सन अगर फार्मेसी से रिलेटेड कोर्स चलाना चाहता है, या कोई भी इंस्टीट्यूट फार्मेसी रिलेटेड खोलना चाहता है, तो उसको वो कैसे खोल सकता है। तो अगर कोई पर्सन अगर इस तरीके का फार्मेसी कॉलेज चलाना चाहता है, तो सबसे पहले वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो वेबसाइट है उस पर जो है उसको अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के लिए जितने भी उसने स्टैंडर्ड बनाए हैं उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वहाँ पे सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद जो पीसीआई काउंसिल के जो इंस्पेक्टर्स होंगे, जो पीसीआई काउंसिल द्वारा ही चुने गए होंगे, उन्हीं के द्वारा अपॉइंट किए गए होंगे, वे लोग उस रिपोर्ट के आधार पे उस कॉलेज को विजिट करेंगे, पर्सनली विजिट करेंगे, और विजिट करने के बाद जो भी उस कॉलेज ने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे स्टैंडर्ड के मुताबिक, उन सभी चीज़ों को वो वेरीफाई करेंगे और वहाँ पे सारी चीज़ें वो देखेंगे कि यहाँ पे क्लासरूम कैसा है, अगर हॉल बनाया है तो वो हॉल मीटिंग हॉल कैसा है, वहाँ पे वहाँ की लाइब्रेरी कैसी है, लाइब्रेरी के अंदर सफिशेंट अमाउंट में अगर बुक्स हैं या नहीं है, और उसके बाद वहाँ पे अगर टेक्निकल फैसिलिटी अगर दी जा रही है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी कैसी है वहाँ पे। देन उसके बाद जो लेबोरेटरीज़ हैं, लेबोरेटरीज़ के अंदर इक्विपमेंट है प्रॉपर या नहीं है एज़ पर पीसीआई गाइडलाइन के, और वहाँ पे जो केमिकल रखे हैं वो भी अप्रूव्ड केमिकल हैं या नहीं है। देन उसके बाद वहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जा रही है, या कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगर कुछ है एज़ पर पीसीआई, वो दिया जा रहा है या नहीं। मतलब जो भी सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो पीसीआई ने नॉर्म्स बताए हैं किसी भी कॉलेज को खोलने के लिए, तो वो सारे चीज़ें वहाँ पे जाकर के वो वेरीफाई करेंगे पर्सनली। उसके बाद एक उसकी रिपोर्ट जनरेट करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, और ये रिपोर्ट जो है पीसीआई को सबमिट करेंगे। अब पीसीआई के अंदर जो पर्सन्स हैं जो है हाई पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो इस चीज़ को वो रिव्यू करते हैं, वो चेक करते हैं, और रिव्यू करने के बाद जो इंस्पेक्टर्स हैं अगर वो इस चीज़ से सेटिस्फाई कर लेते हैं, या उसको सेटिस्फाई करा देते हैं काउंसिल को कि हाँ वो जो हमने चीज़ें देखी हैं वो एज़ पर स्टैंडर्ड बिल्कुल सही हैं, और काउंसिल जो है इन सब चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो फार्मेसी एक्ट के अंदर इस कॉलेज को जो है अप्रूवल दे देता है कि वो आप अपने यहाँ पर फार्मेसी का कोर्स को चला सकते हैं। ठीक है। लास्ट पॉइंट ये कहता है कि इफ एनी अप्रूव्ड कॉलेज ऑफ स्टडी और एग्जामिनेशन डज नॉट कंटिन्यू टू बी इन द कन्फर्मिटी विद द एजुकेशन रेगुलेशन देन द काउंसिल विड्रॉ द अप्रूवल। यानी अगर कोई भी अप्रूव्ड कॉलेज जो पीसीआई एक्ट के अंदर मान्यता प्राप्त है, बिना कंफर्मेशन के, जो एजुकेशन रेगुलेशन की बिना कंफर्मेशन के कोई भी एग्जामिनेशन अपने यहाँ कंडक्ट कराता है, या फार्मेसी का कोई भी एग्जामिनेशन अपने यहाँ पर कंडक्ट करवाता है बिना कंफर्मेशन लिए हुए एजुकेशन रेगुलेशन के, तो ऐसे केस में पीसीआई काउंसिल उसका जो अप्रूवल है उसको विड्रॉ कर सकती है। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अप्रूवल ऑफ क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड इंडिया। यानी अगर कोई भारतीय व्यक्ति विदेश में जाकर के फार्मेसी की एजुकेशन लेता है, और लेने के बाद अगर वो भारत में वापस आकर के अपने स्टेट में, अपने राज्य में फार्मेसी से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड एक्टिविटी को करना चाहता है, मेडिसिन प्रैक्टिस करना चाहता है, तो इसकी इजाज़त जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ली जा सकती है। इजाज़त लेने के बाद ही कोई भी व्यक्ति इस प्रैक्टिस को जो है कर सकता है अपने स्टेट के अंदर। इसी का जो दूसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर कोई विदेशी नागरिकता का व्यक्ति भारत में आकर के फार्मेसी की प्रैक्टिस करना चाहता है, तो वो तभी कर सकता है जब भारत का जो नागरिक है उसके देश में जा कर के, या उस संबंधित देश के अंदर जा कर के अगर फार्मेसी की प्रैक्टिस करता है, तो ये तभी संभव है। यानी अगर कोई विदेश का नागरिक भारत के अंदर आ करके फार्मेसी की प्रैक्टिस करता है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो ये तभी पॉसिबल है जब उसका देश भी भारत के नागरिकों के लिए अपने देश के अंदर रजिस्ट्रेशन की और फार्मेसी की प्रैक्टिस को अलाउ करता है। उसी केस में वहाँ पर जो है फार्मेसी की प्रैक्टिस की जा सकती है।
अब सबसे लास्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। जो सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट का जो प्रोविज़न है, जब फार्मेसी एक्ट के अंदर संशोधन किया गया 1976 में, 1976 में, तो इस प्रोविज़न को लेकर के आया गया कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों के अंदर जितने भी फार्मासिस्ट रजिस्टर हुए हैं, उनका एक लेखा जोखा, उनके नामों की सूची जो है एक सेंट्रल रजिस्टर के अंदर मेंटेन होनी चाहिए, उनके नाम वहाँ पे रजिस्टर होने चाहिए। तो इस व्यवस्था को देखते हुए कि हमारे राज्य के अंदर टोटल कितने नंबर्स ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, तो उनकी सूची के लिए सेंट्रल रजिस्टर बनाया गया था। और इसका लास्ट पॉइंट ये कहता है कि जो सेंट्रल रजिस्टर है वो पीसीआई काउंसिल में जो रजिस्ट्रार होता है उसके द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है समय समय पर। मतलब समय समय पर जितने भी जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इसके अंदर जुड़ते जाएंगे, उन सब का अपडेशन जो है काउंसिल के रजिस्ट्रार के थ्रू समय समय पर किया जाएगा। इस वीडियो लेक्चर को मैं अब यहीं पर एंड करता हूँ। तो इस लेक्चर को बनाने के लिए जो मैंने रेफरेंस बुक इस्तेमाल की थी वो थी फॉरेंसिक फार्मेसी बाय आर मेहता। उसके अंदर चैप्टर है आपका द फार्मेसी एक्ट। तो इस बुक के थ्रू मैंने इस चैप्टर को बनाया है और आपको वो समझाने की कोशिश की है कि फार्मेसी एक्ट एक्चुअल में है क्या, इसका क्या रीज़न था हमारे देश में इसको लागू करने का, और जो इसकी रेगुलेटिंग बॉडी है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो उसका गठन किस प्रकार किया जाता है, क्या इसके मुख्य उद्देश्य हैं और क्या इसके मेन फंक्शन है। तो इस लेक्चर में मैंने यही आपको समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा चैप्टर। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या होती है और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या होती है, इनके बीच का जो मेन डिफरेंस वो क्या है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से किया जाता है। तो मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इन्हीं दोनों टॉपिक के ऊपर रहेगा। तो फिर मिलते हैं आपसे इन दोनों टॉपिक के ऊपर एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और कोरोना से अपने आप को बचाइए। थैंक यू, बाय बाय।